दोस्तों, सन 1944 में दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। तभी दो फाइटर प्लेन क्रैश होकर साउथ पैसिफिक के इलाके में आकर गिरते हैं। वहां पर दो सोल्जर पैराशूट से नीचे उतरते हैं और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर तक लड़ाई करने के बाद ये दोनों लड़ते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं। एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को चाकू मारने वाला होता है। तभी दो हाथ उनके सामने आते हैं और एक बहुत ही विशाल टाइटन को दिखाया जाता है और वो था कोंग। सन 1973 की स्टोरी दिखाई जाती है। वहाँ पर जंग हो रही थी और सभी लोग पोस्टर लेकर जंग को खत्म करने के लिए सड़कों पर नारे लगा रहे होते। बिल रांडा मोनार्च नाम की एक कंपनी चला रहा था। वो ह्यूस्टन ब्रुक्स को बताता है कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी होगी, नहीं तो हमारी मोनार्च कंपनी बंद हो जाएगी और अभी जंग चल रही है, ये समय सही है हमें अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। बिल रांडा ऑफिस में जाकर सेनेटर विल से मिलता है। वो उसे एक नक्शा दिखाकर कहता है कि ये साउथ पैसिफिक में स्थित एक गुमनाम आइलैंड है जिसकी फोटो सैटेलाइट के द्वारा ली गई है। इसका जिक्र दुनिया के किसी भी नक्शे में नहीं है। इसके बारे में प्राचीन कथाओं में बताया गया है जिसे स्कल आइलैंड कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसके पास से अगर कोई वस्तु निकलती है तो वो अपने आप गायब हो जाती है, जैसा कि बरमूडा ट्रायंगल में होता है। रांडा सेनेटर विल्स को एक और फोटो दिखाकर कहता है कि सन 1954 में कुछ न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, लेकिन वो टेस्ट नहीं थे, ये किसी को मारना चाहते थे। मेरा मानना है कि इस आइलैंड पर कुछ ऐसी चीज़ें है जो हमारी सोच से भी परे है, इसलिए हमें इस आइलैंड पर जाने के लिए मंजूरी दी जाए। लेकिन सेनेटर विल्स को रांडा की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगता है। ब्रुक सेनेटर से कहता है कि सर, आइलैंड पर एक मिशन को भेजा जा रहा है, हम भी इस मिशन में काम कर सकते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। सेनेटर कहता है कि तुम्हें वहाँ पर क्या मिलेगा। वो कहता है कि दवाइयाँ, कैंसर का इलाज, संपत्ति या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में किसी को नहीं पता हो। कल रात को रशियन का सैटेलाइट उसी जगह से होकर निकलेगा और आने वाले 3 दिनों के अंदर उनके पास भी यही फोटो होगी जो हमारे पास है। तो आप नहीं चाहते कि उस आइलैंड पर जो भी है उसके बारे में हम पहले पता लगाएं। सेनेटर रांडा को वहाँ जाने के लिए परमिशन दे देता है। रांडा सेनेटर से आर्मी के कुछ जवान भी मांगता है जो उसके साथ इस मिशन पर चलने के लिए राजी हो। वियतनाम जगह पर आर्मी की टीम दिखाई जाती है। इनका मिशन पूरा हो चुका था और अब ये सभी सैनिक अपने घर वापस लौटने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनका एक कर्नल प्रेस्टन पैकर्ड घर लौटने की बात सुनकर खुश नहीं होता। कुछ समय बाद फोन आता है। जनरल वार्ड पैकर्ड को कहते हैं कि क्या तुम अपने सैनिकों के साथ एक आखिरी ऑपरेशन पर जाना चाहोगे। कुछ साइंटिस्ट ने सैटेलाइट के द्वारा एक नए आइलैंड की खोज करी है। उन्हें सर्वे करने के लिए हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट और कुछ आर्मी के सैनिक चाहिए। पैकर्ड उनकी बात मान जाता है। साइगोन जगह दिखाई जाती है। रांडा ब्रुक्स को बताता है कि हमें जेम्स कॉनराड को भी अपने साथ ले चलना होगा क्योंकि ये आदमी किसी एजेंसी के लिए काम नहीं करता। इसने सन 1972 में 12 पायलट को ढूंढ निकाला था, इसलिए उन जंगलों में ये हमारे काफ़ी काम आ सकता है। वो कॉनराड को मुंह मांगी कीमत देकर अपने साथ चलने के लिए मना लेते हैं। मेसन वीवर को दिखाया जाता है। वो एक फोटोग्राफर थी। अब ये सभी गुमनाम आइलैंड पर जा रहे थे और उन्हें एक फोटोग्राफर भी चाहिए था जो वहाँ की तस्वीरों को कैप्चर कर सके। वो अपने साथ वीवर को ले जाते हैं। अब सारे लोग बैंकॉक पहुंचकर एक शिप में बैठ जाते हैं जो गुमनाम आइलैंड की तरफ निकल जाती है। विक्टर नीवियस बताता है कि मैं इस ऑपरेशन का सुपरवाइजर हूँ। वो कुछ फोटो दिखाकर बताता है कि ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर हमेशा तूफान आते रहते हैं, जिसकी वजह से आज तक इस जगह का पता नहीं चल सका। लेकिन हम पहले इंसान होंगे जो उस जगह पर पहुँचेंगे। हमारे साथ एक रिसोर्स एक्सप्लोरेशन की टीम है जिसे लीड कर रहे हैं मिस्टर रांडा और उनके साथ बायोलॉजिस्ट मिसिस सैन और जियोलॉजिस्ट मिस्टर ब्रुक्स है। मिस्टर ब्रुक बताता है कि हम वहाँ की ज़मीन पर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स गिराएंगे जिसकी वजह से ज़मीन में हलचल मचेगी और उसके नीचे जो कुछ भी होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, वो अपने साथ बम ले जा रहे थे। अब सभी लोग पूरी तैयारी करके उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत तेज तूफान आया हुआ है। नीवियस रांडा से कहता है कि हम ये सर्वे फिर किसी और दिन करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी ये सही समय नहीं है वहाँ पर जाने का। मुझे अपने सभी साथियों की चिंता है। लेकिन रांडा कहता है कि तुम इस मामूली तूफान से डर रहे हो। अगर हम उस जगह पर पहुंच गए तो दुनिया में पहले नंबर पर आ जाएंगे और मुझे नहीं पता कि फिर ये मौका दोबारा मिलेगा या नहीं, इसलिए मैं तो वहां पर जाकर ही रहूँगा। कर्नल, मुझे पता है कि तुम्हारे जवान इन तूफानों का सामना कर सकते हैं। सभी लोग हेलीकॉप्टर से उस तूफान के अंदर जाने लगते हैं। इसी तरीके से अपनी जान बचाकर ये काफ़ी समय के बाद उस जगह पर पहुँच जाते हैं। अब हम स्कल आइलैंड देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह थी। काफ़ी समय तक ये हेलीकॉप्टर उस जगह पर राउंड लगाते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। अब ये 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। इनमें से एक ग्रुप नीचे उतरकर अपनी मशीनों को लगा लेता है और दूसरा ग्रुप ऊपर जाकर जमीन पर बम गिराने लगता है।
जिससे जंगल में बहुत तेज धमाका होता है। सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ देर के बाद एक हेलीकॉप्टर के ऊपर पेड़ आकर लगता है। वो हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। कुछ हेलीकॉप्टर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब वहाँ पर हमें कोंग की एंट्री दिखाई जाती है, जिसने उनके कुछ हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया था। सारे लोग हेलीकॉप्टर से कोंग को देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन सा क्रिएचर है। पैकर्ड अपने जवानों को कोंग पर हमला करने का ऑर्डर देता है। सभी जवान गोलियों से कोंग पर हमला करने लगते हैं, जिससे कोंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इनके हेलीकॉप्टर से लड़ने लगता है। जवानों की कोई भी कोशिश काम नहीं आती। कोंग एक एक करके इनके सभी हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है। पैकर्ड खड़ा होकर गुस्से में कोंग को देखता है। कोंग उसका दुश्मन बन चुका था क्योंकि वो उसके जवानों की हत्या करता जा रहा था। सारे हेलीकॉप्टर को नष्ट करने के बाद कोंग वहाँ से चला जाता है। आर्मी के जवान जंगल में अलग अलग इलाकों में घिरे हुए थे। पैकर्ड अपने साथियों को फ़ोन मिलाता है। कुछ देर के बाद चैपमैन फ़ोन उठाता है। वो बताता है कि मेरे साथ जितने भी जवान थे वो सभी मारे गए, अब बस मैं ही बचा हुआ हूँ। मेरे पास बहुत सारे गोला बारूद बचे हुए हैं। पैकर्ड कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने साथियों के साथ तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम उसी जगह पर मिलना। पैकर्ड रांडा को बंदूक दिखाकर बोलता है कि मुझे सारी बातें बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आना चाहते थे, तुम्हारा मकसद क्या है, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। रांडा कहता है कि आज से लगभग 30 साल पहले लॉटन नाम की एक शिप थी जो अचानक से गायब हो गई। उस शिप में से एक मैं ही था जो जिंदा बच निकला। मैंने वहाँ पर एक मॉन्स्टर देखा था। यह साबित करते हुए मुझे 30 साल हो गए, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर हमें मॉन्स्टर दिखते हैं। अगर हमने इनको ख़त्म नहीं किया तो ये हमारे शहर में आकर हम पर हमला कर देंगे, फिर हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरी एजेंसी का नाम मोनार्च है और हम ऐसे ही खतरनाक मॉन्स्टर को ढूंढने का काम करते हैं। कर्नल, यहाँ से सबूत इकट्ठे कर कर हम घर जाएंगे ताकि गवर्नमेंट इस जगह पर आर्मी भेजकर इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर सके। दूसरा ग्रुप जंगल पार कर रहा होता है, तभी उन्हें नदी में कुछ हिलता हुआ दिखता है और उसमें से एक बफेलो बाहर निकलता है। एक आदमी उस पर शूट करने वाला होता है, लेकिन कॉनराड उसे ऐसा करने से रोक देता है। कुछ देर के बाद वो बफेलो वहाँ से चला जाता है। पैकर्ड अपने साथियों के साथ चैपमैन को ढूंढने निकल जाता है। जंगल से जाते हुए एक जवान पानी पीने लगता है, तभी उसके मुंह में बैम्बू आकर लगता है और उस जवान की उसी समय मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो कोई बैम्बू नहीं होता, वो एक मकड़ी की टांग थी। ये मकड़ी जवानों पर हमला कर देती है। इसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। कुछ जवान मकड़ी को शूट करने लगते हैं और कुछ उसकी टांगें काटने लगते हैं। नीचे आते ही पैकर्ड मकड़ी को शूट करके मार देता है। कॉनराड की टीम जंगल से जा रही होती है। उन्हें दिखता है कि जैसे इस जगह पर कोई और रहता हो। वीवर जैसे ही उस जगह की फ़ोटो खींचने लगती है, कुछ लोग पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे। उन्होंने अपनी वेशभूषा पत्थरों की तरह कर रखी थी, जिससे उनको पहचान पाना मुश्किल था। ये लोग भाला लेकर उनकी तरफ आने लगते हैं और उनकी टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ से हैंक मार्लो बाहर आता है। उसे इंग्लिश बोलनी आती थी। ये वही आदमी था जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जब दो सोल्जर की आपस में लड़ाई हो रही थी। हैंक मार्लो सभी लोगों को समझाकर लड़ाई करने से रोक देता है। चैपमैन नदी के किनारे से बोतल में पानी भर रहा होता है, तभी वहाँ पर कोंग आ जाता है। चैपमैन वहाँ से भागकर पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। कोंग का हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसके हाथ पर बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। कोंग नदी में से पानी पीने लगता है, तभी एक ऑक्टोपस उस पर हमला करके उसके शरीर को चारों तरफ से पकड़ने लगता है। कुछ देर तक लड़ाई करने के बाद कोंग ऑक्टोपस को मारकर खा जाता है। चैपमैन ये देखकर डर जाता है। हैंक मार्लो कॉनराड की टीम को बताता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर तरह तरह के क्रिएचर रहते हैं, लेकिन जब तक हम इस कबीले के साथ हैं हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वीवर कहती है कि यह दीवार उस बंदर को अंदर आने से रोकने के लिए है क्या? हैंक मार्लो कहता है कि नहीं, कोंग से हमें कोई खतरा नहीं है, वो तो हमारे लिए सुरक्षित है। वो उन्हें एक जगह ले जाता है जहाँ पर कबीले के लोग पत्थरों पर कोंग की फ़ोटो बनाकर उसकी पूजा कर रहे थे। हैंक मार्लो बताता है कि कई सालों से कबीले के लोग क्रिएचर से अपनी जान बचाते फिर रहे थे। फिर एक दिन कोंग ने इनके लोगों की जान बचाई और जो इनकी जान बचाता है उसकी तस्वीरों को पत्थर के ऊपर बनाकर ये लोग उसकी पूजा करते हैं। कोंग यहाँ का राजा है, ये उसका घर है। अगर हम किसी के घर में आकर बम गिराएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कोंग ने तुम पर हमला किया। इस आइलैंड के ऊपर कोंग का राज है और उसके नीचे इन क्रिएचर का। मैं इसे स्कल क्रोलर के नाम से बुलाता हूँ। ये ज़मीन के अंदर रहती है, लेकिन तुमने जो बम गिराए थे उसकी वजह से ये स्कल क्रोलर बाहर आ गई। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि कोंग वहाँ पर था, नहीं तो ये स्कल क्रोलर तुम्हें खा जाती। कोंग अपनी प्रजाति का एक ही जीव बचा है, ये छोटी स्कल क्रोलर को हैंडल कर लेता है।
अगर कॉन्ग मर गया तो बड़ी वाली स्कल क्रॉलर ऊपर आ जाएगी और सबको ख़त्म कर देगी। कॉनराड बताता है कि 3 दिनों के अंदर इस आइलैंड के नॉर्थ की तरफ हमारी टीम आने वाली है, तुम हमारे साथ चलना, हम तुम्हें भी यहाँ से सुरक्षित ले चलेंगे। मार्लो उन्हें एक टूटी हुई बोट दिखाकर कहता है कि मैं इसे काफ़ी दिनों से बनाने में लगा हुआ हूँ और अब तुम सब भी मिलकर इस काम में मेरी मदद करो ताकि हम सब जल्दी से इस जगह से निकल पाए। सब लोग मिलकर उस बोट को ठीक करने में लग जाते हैं। वीवर देखती है कि एक बफेलो के ऊपर प्लेन गिरा हुआ है, वो उसकी मदद करने लगती है। तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और बहुत आसानी से उस प्लेन को उठाकर फेंक देता है। वीवर कॉन्ग को देखकर डर जाती है, लेकिन कॉन्ग चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वीवर समझ जाती है कि कॉन्ग से उन्हें खतरा नहीं है, वो इनकी सुरक्षा कर रहा है। चैपमैन एक लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद वो लकड़ी अपने आप खड़ी हो जाती है। वो एक क्रिएचर था जो लकड़ी की तरह दिख रहा था। चैपमैन उसे गोली मारने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो क्रिएचर डरकर वहाँ से भाग जाता है। चैपमैन पीछे देखता है तो वहाँ पर स्कल क्रॉलर थी, जिसके बारे में मार्लो ने बताया था। वो स्कल क्रॉलर चैपमैन को मारकर खा जाती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद सारे लोग मिलकर बोट को चालू करने में सफल हो जाते हैं। मार्लो वहाँ के लोगों को अलविदा कहता है और सभी लोग उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। कॉनराड की टीम का कर्नल की टीम के साथ कांटेक्ट हो जाता है और वो अपनी बोट उनकी तरफ लेकर जाने लगते हैं। तभी कुछ खतरनाक बर्ड्स नीवियस को उठाकर ले जाते हैं। कॉनराड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बर्ड्स उसके हाथ पैर तोड़कर उसे मार डालते हैं। आगे चलकर दोनों टीमों के लोग मिल जाते हैं। कॉनराड कर्नल को कहता है कि सारे लोग बोट में आकर बैठो, हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर हमारी टीम आने वाली है। लेकिन कर्नल मना कर देता है और कहता है कि अभी हमारा एक साथी चैपमैन जिंदा है, हम उसको अपने साथ लेकर यहाँ से जाएंगे, वो वेस्ट की तरफ है। मार्लो मना कर देता है कि हम वेस्ट नहीं जाएंगे, उसी तरफ स्कल क्रॉलर का घर है, अगर हम वहाँ गए तो कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। कर्नल कॉनराड से कहता है कि तुम्हारा काम है लापता लोगों को ढूंढना, क्या तुम ये काम नहीं करोगे? कॉनराड कर्नल की बात मान जाता है और कहता है कि रात होने से पहले अगर चैपमैन हमें नहीं मिला तो हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे। सभी लोग चैपमैन को ढूंढने के लिए वेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। वेस्ट पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ हड्डियाँ ही हड्डियाँ थी। वो स्कल क्रॉलर का घर था। बड़े से बड़े जानवरों को मारकर वो स्कल क्रॉलर उसी जगह पर ले जाकर उन्हें खा जाती थी। सब लोग उस जगह को देखकर डर जाते हैं। एक सैनिक वहाँ पर सिगरेट पीने लगता है। जब उसका साथी उसे ऐसा करने से मना करता है तो वो सैनिक सिगरेट को नीचे फेंक देता है। वहाँ पर पेट्रोल था, जिसकी वजह से बहुत तेज धमाका होता है और आग लग जाती है। वहाँ पर स्कल क्रॉलर की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनकर सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर हड्डियों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर स्कल क्रॉलर आ जाती है और उसके मुंह से एक इंसान का सर निकलता है जिसमें लॉकेट लगा हुआ था। कॉनराड देखता है कि वो लॉकेट चैपमैन का है। वो समझ जाता है कि स्कल क्रॉलर ने चैपमैन को मार दिया है। सब लोग उस जगह से जाने लगते हैं। तभी स्कल क्रॉलर उनके पीछे आकर रांडा को खा जाती है। ये लोग उस पर गोली से शूट करने लगते हैं, लेकिन स्कल क्रॉलर पर गोली का कोई भी असर नहीं होता। स्कल क्रॉलर छुप जाती है और एक एक करके इनके साथियों को मार के खाने लगती है। ये लोग स्कल क्रॉलर को रोकने के लिए फायर गन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्कल क्रॉलर उससे भी बच जाती है। स्कल क्रॉलर कॉनराड को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगती है। तभी वीवर जलता हुआ लाइटर पेट्रोल के ऊपर फेंक देती है, जिससे बहुत तेज धमाका होता है और स्कल क्रॉलर जल के मर जाती है। कॉनराड कर्नल को चैपमैन का लॉकेट दिखाकर कहता है कि चैपमैन मर गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन कर्नल कहता है कि मैं उस जगह जाऊँगा जहाँ पर चैपमैन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हथियार हैं। मैं कॉन्ग को मार डालूंगा, उसने मेरे बहुत सारे साथियों की हत्या करी है। मार्लो कहता है कि तुम कॉन्ग को नहीं मार सकते, कॉन्ग ही है जिसने हम सबकी जान बचा रखी है, नहीं तो इस आइलैंड पर कोई जिंदा नहीं बचता। कॉनराड और कर्नल की टीम में लड़ाई हो जाती है। कॉनराड कहता है कि मैं अपनी टीम को लेकर बोट पर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार वहीं पर करूँगा, तुम्हें जो करना है अपना काम खत्म करके वहाँ पर आ जाना। अब दोनों टीमें अपने अपने रास्ते पर जाने लगती है। कर्नल वहाँ पहुंचकर सभी हथियारों और बमों को अपने साथ ले लेता है। ये लोग जगह जगह बमों से धमाके करने लगते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ग गुस्सा होकर वहाँ पर आ जाता है। कॉन्ग नदी पार करके कर्नल के पास आने लगता है। तभी कर्नल जलता हुआ मशाल नदी में फेंक देता है। नदी में पेट्रोल था, जिसकी वजह से आग लग जाती है। कॉन्ग जलने लगता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ देर के बाद वो कर्नल के कुछ साथियों को मारकर जमीन पर गिर जाता है। कॉन्ग की हालत खराब हो चुकी थी, वो काफ़ी ज़्यादा जल गया था। दूसरी तरफ कॉनराड, वीवर और मार्लो कॉन्ग को बचाने के लिए जंगल में दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे होते हैं और वो ब्रुक्स को कहते हैं कि तुम ये बोट लेकर यहाँ से चले जाओ, अगर हम सुबह तक वहाँ पहुँच गए तो हम सब साथ चलेंगे, नहीं तो तुम यहाँ से चले जाना। कर्नल जवानों को ऑर्डर देता है
बम तैयार कर लो, अब इसे ख़त्म किया जाए। तभी वहाँ पर कॉनराड आ जाता है और वो कर्नल को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन कर्नल उसकी बात नहीं मानता। कर्नल के ही साथी कर्नल की तरफ बंदूक कर लेते हैं और कहते हैं कि सर आप गलत कर रहे हो। कुछ देर के बाद नदी में हलचल होने लगती है और इसमें से एक बहुत बड़ी स्कल क्रॉलर निकलती है। ये स्कल क्रॉलर नॉर्मल स्कल क्रॉलर से बड़ी थी। मार्लो बताता है कि ये वही स्कल क्रॉलर है जिसके बारे में मैंने बताया था। सब लोग वहाँ से भाग लेते हैं। कर्नल कोंग पर बम फेंकने वाला होता है, तभी कोंग की आँख खुल जाती है और वो कर्नल को मार देता है। कोंग और स्कल क्रॉलर में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये स्कल क्रॉलर कोंग के बराबर थी। सारे लोग अपनी जान बचाकर उस जंगल से भागने लगते हैं। सुबह हो जाती है। कॉनराड वीवर को कहता है कि तुम ऊपर जाकर फ्लेयर फायर करो। अगर ब्रुक्स बोट लेकर नहीं गया होगा तो उसे पता चल जाएगा कि अभी हम जिंदा है। स्कल क्रॉलर उनका पीछा करके उनकी तरफ आने लगती है। ये लोग नदी पार करने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक सैनिक नदी पार नहीं करता। वो कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं इसको मार दूंगा। उस सैनिक ने अपने पूरे शरीर में बम लगा रखे थे। उसे पता था कि अगर स्कल क्रॉलर ने उसे खाया तो वो मर जाएगी, लेकिन स्कल क्रॉलर बहुत समझदार थी। वो भी ये बात जानती थी। वो उसे अपनी पूंछ से मारती है, जिसकी वजह से वो सैनिक पहाड़ से टकराकर मर जाता है। कुछ ही लोग बचे हुए थे। स्कल क्रॉलर इनके पीछे पड़ जाती है। तभी वहाँ पर कोंग आ जाता है और फिर से कोंग और स्कल क्रॉलर में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर तक लड़ाई होती रहती है। वीवर ऊपर पहुंचकर फ्लेयर फायर कर देती है। यह स्कल क्रॉलर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। ये अपनी पूंछ से कोंग को दूर फेंक देती है। कोंग एक टूटे हुए शिप पर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो जंजीर में फंस जाता है। कोंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। स्कल क्रॉलर कोंग को मारने ही वाली होती है, तभी ब्रुक्स बोट लेकर आ जाता है और मशीन गन से स्कल क्रॉलर पर शूट करने लगता है। कुछ देर के बाद मशीन गन की गोलियां खत्म हो जाती है। ये स्कल क्रॉलर इनकी तरफ आने लगती है। कोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर सारी जंजीरों को तोड़कर उठ जाता है। उसके जंजीर में एक फैन लगा हुआ था, जिसे वो स्कल क्रॉलर पर फेंक कर मारता है। कुछ देर तक लड़ाई करने के बाद वो स्कल क्रॉलर को पहाड़ पर फेंक कर मारता है। उस पहाड़ पर वीवर खड़ी हुई थी। वो नदी में गिर जाती है। काफ़ी देर तक लड़ाई करने के बाद वो स्कल क्रॉलर जमीन पर गिर जाती है। कोंग को लगता है कि स्कल क्रॉलर मर गई है। कोंग नदी में से वीवर को निकालता है। तभी स्कल क्रॉलर फिर से कोंग पर वार कर देती है। दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है। स्कल क्रॉलर कोंग के हाथ को अपनी जीभ से पकड़ लेती है और उसका हाथ खाने लगती है। उसके हाथ में वीवर थी। कोंग गुस्से में आ जाता है और जोर से अपने हाथ को खींचता है। इसकी वजह से स्कल क्रॉलर की जीभ पूरी बाहर आ जाती है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। कोंग वीवर की जान बचा लेता है और उसे सुरक्षित छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग बोट में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। मार्लो 30 साल बाद अपने घर पहुंचकर बहुत खुश होता है। उसके परिवार वाले भी उसे पहचान लेते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी मूवी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और भी कहानी सुनने को मिले।